हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आपको इंटरनेशनल बिज़नेस का पढ़ाने के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इंटरनेशनल बिज़नेस होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिज़नेस एंड डोमेस्टिक बिज़नेस। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी वीडियो का लिंक डाला है, आप वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं और आगे का पढ़ते हैं। तो जैसा कि एक कॉइन में दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल, वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं और डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो चलें हम आज अब पहले इसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जानेंगे। डिफ़िकल्टीज़ कह लो या प्रॉब्लम्स कह लो या कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या क्या होते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। Infrastructure problem. The foreign markets may not have well-developed infrastructure such as transportation, electricity, or water supply. This will create hindrance for a company to run its business activity smoothly. इसका क्या मतलब है अगर मैं कहूँ, इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम कोई सेटअप कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कोई बाहर जाके सेटअप कर रहे हैं, तो हमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए होगा। जैसे उसके लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, बिज़नेस करने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, अपना सामान इधर से उधर बेचने के लिए, या फिर हमें उसके लिए वाटर सप्लाई, कुछ प्रोडक्शन करनी है उसके लिए वाटर सप्लाई चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए प्रोडक्शन वाले एरिया में। तो अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा प्रॉपर, तो हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम हो सकती है अपना एक बिज़नेस सेटअप करने के लिए आगे। और अगला पॉइंट है फिर लैक ऑफ क्वालिफाइड मैनेजर्स। The company may lack qualified managers and experienced managers to handle international operations. This will create confusion in the minds of employees and leads to disturbance in the work. This can be avoided by providing them trainings before they are sent to overlook operations in a foreign country. इसका क्या मतलब हो, अब हम इंटरनेशनल बिजनेस मतलब बाहर जाके बिजनेस तो कर रहे हैं, बट अगर हमारे पास क्वालिफाइड वर्कर्स ही नहीं होंगे जो एक्सपीरियंस जिनके पास हो, या फिर ना वो इतने पढ़े लिखे हों कि वो एक बिज़नेस ऑपरेशन संभाल सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है अपना बिज़नेस चलाने के लिए। अब ऐसी मुश्किल बिज़नेस में हमें होए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उन जो वर्कर्स को है या मैनेजर्स को है ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग देंगे तो उससे क्या होगा, उनको इस तरीके का बिज़नेस हैंडल करना आने का, वहाँ जाके जब वो हैंडल करेंगे वो कस्टमर को देख पाएंगे, कस्टमर की नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या, क्योंकि अगर उन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती होगी तो वो वहाँ जाके क्या ही बिज़नेस चलाएंगे। तो पहली चीज़ होती है ट्रेनिंग भी दो, क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है वो क्वालिफाइड हो, बट उनके पास इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग हो या उनको नॉलेज हो बाहर बिज़नेस करने की। तो अगर हमें लैक ऑफ क्वालिफाइड वर्क मैनेजर्स की प्रॉब्लम हटानी है तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और अगर हम ट्रेनिंग नहीं देते तो हम शायद ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगला प्रॉब्लम है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी में क्या आएगा, डाइवर्सिटी इन कल्चर लीड्स टू डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द बिलीव्स, वैल्यूज, religion, language, and needs of the customers as well as employees belonging to different cultures. This will create problem for companies to communicate, understand the mindset, and build relationship with consumer. It can times be the major reason for the failure of international market. अब इसका क्या मतलब है, अगर आसान भाषा में कहूँ तो जैसे हर कंपनी जब अपनी दूसरी जगह पर ऑपरेट करेगी, जैसे अब जहाँ वो कर रही है उसका अलग कल्चर होगा, और जहाँ वो जाके करना चाहेगी उसका अलग कल्चर होगा। जैसे इंडियन में आप साड़ीज़ पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही अगर वेस्टर्न एरियाज़ में देखें तो वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, लाइक सूट, पैंट, स्कर्ट्स, ड्रेसेस। अब वैसे ही कल्चर में दिक्कत हो सकती है, अगर मैं वहाँ जाके साड़ी बेचूँ या अपना लहंगा बेचूँ तो कोई पॉइंट नहीं है। तो एक कल्चर भी एक बैरियर हो सकता है हमारे लिए। तो इसलिए हमें उस कंपनी का कल्चर जहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं उसका कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है, कि हमें कल्चर डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम ना हो, फिर ना हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंस। इकोनॉमिक डिफरेंस, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, इसके एग्जांपल्स ले सकती हूँ मैं आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। जैसे जीडीपी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स,
ये सारे इसके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होते हैं। हर जगह का अपना एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। कहीं पे जैसे आज इंडिया में इंटरेस्ट रेट, सपोज़ करने के लिए कह रही हूँ, असली में है या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सपोज़ 5% है, शायद यूएसए में 6% हो। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो हमारे को, जब हम अपना इंटरनेशनल बिजनेस में अपना बिजनेस सेटअप बाहर करने की कोशिश करें तो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्ट गवर्नमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लीडिंग टू डिलेज इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी लाइसेंस, रिजल्टिंग इन डिले इन स्टार्टिंग और कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी। दिस लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब हो? अगर हमारी गवर्नमेंट करप्ट होगी उस जगह की या अपनी, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है अपने लिए बिज़नेस सेटअप करना, क्योंकि हमारे पास इतना हम टाइम वेस्ट कर देंगे एक लाइसेंस ऑब्टेन करने में। जैसे अब जो हम एक बिज़नेस सेटअप करते हैं तो हमारे को कई सारे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है सेटअप करने के लिए हर बिज़नेस को। अब अगर हम कहीं बाहर जाके सेटअप कर रहे हैं तो अगर हमारी वहाँ की गवर्नमेंट करप्ट होगी तो हमारे लिए कितना मुश्किल है अपने लिए एक बिज़नेस सेटअप करना, क्योंकि हमारे को अपना लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। कब लाइसेंस मिलेगा तो कब हम शुरू करेंगे अपना बिज़नेस, तो बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। तो जो हमारे को अगर सेटअप करना है तो हमें ये भी देखना है कि वहाँ की गवर्नमेंट करप्ट ना हो या हमारा कुछ ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करे। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ की गवर्नमेंट करप्ट हो और हमारे लिए मुश्किल कर दे सेटअप करना बिज़नेस। अगला प्रॉब्लम है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स कैसे हो सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री में इम्पोज ट्रेड बैरियर्स जैसे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स अक्रॉस बॉर्डर्स दैट में रिस्ट्रिक्ट may movement of goods across borders. This will create problems for companies as they may not be able to get raw material from outside or sell their products in international. इसका क्या मतलब है? अब जो एक गवर्नमेंट है वो कई सारे बैरियर सेटअप करती है, जैसे टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स। कई सारे आपने पढ़े होंगे टैरिफ्स, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल टैरिफ्स का जैसे हो सकता है मिक्स टैरिफ्स, एस्केलेटेड टैरिफ्स, और नॉन टैरिफ्स का हो सकता है इम्पोर्टेड कोटास जो हमारे में लगते हैं। तो ये सारे कई तरीके के टैरिफ्स या नॉन टैरिफ्स हो सकते हैं जो एक बैरियर सेट कर सकती है गवर्नमेंट। हमारे को गवर्नमेंट फॉरेन मार्केट से अपने लिए सामान खरीदने के लिए जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर ना हम अपना फॉरेन मार्केट में अगर प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बैरियर की तरह हो सकता है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो ट्रेड बैरियर भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी हमारे को कई प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, जैसे पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंसेस इन करेंसीज, डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। जैसे अब यहाँ की लैंग्वेज इंडिया में हिंदी है, वहाँ इंग्लिश है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके हम हिंदी में ना करें, उसकी जगह इंग्लिश में करें, क्योंकि वहाँ का अगर लैंग्वेज हम उन लोगों को समझ ही नहीं आएगा अगर हम हिंदी में बात करेंगे। इंग्लिश मतलब हिंदी में अपना एडवर्टीज़मेंट करेंगे, और अगर यही हम अपना एडवर्टीज़मेंट इंग्लिश में करें या उनके प्रेफरेंसेस को ध्यान, उसके टेस्ट को ध्यान में रख के करें तो वो ज़्यादा ईजियर रहेगा हमें। इसी से आपको लैंग्वेज का भी समझ आ गया कि लैंग्वेज कैसे एक बैरियर बनता है हमारे लिए। और पॉलिटिकल एंड लीगल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट्स में कई बार होता है हो सकता है कोई आपसी प्रॉब्लम हो, तो ये भी हमारे लिए एक बैरियर एक्ट कर सकती है अपना बिजनेस वहाँ पे सेटअप करने के लिए। अब अगली बात आती है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपना बेनिफिट्स डिस्कस करे हैं। बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस हमारे लिए एक जैसे हो सकते हैं, और उसको आप देख के वहाँ से देख के समझ सकते हैं। तो पिछली वीडियो की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया, वहाँ से देखने का। अब अगला आता है स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो स्टेजेस क्या है अपना बिजनेस इंटरनेशनल सेटअप करने में? इंटरनाशनलाइजेशन का पहले हम मतलब देखते हैं। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब वो है जो अब एक कंपनी अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है, उसके ऑपरेशंस को अपने बाउंड्रीज, नेशनल बाउंड्रीज के अलावा बाहर की दुनिया को वर्ल्ड वाइड को टैप करना चाहती है, उसकी मार्केट को, उसे इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं लेमैन लैंग्वेज के अलावा एक प्रॉपर मीनिंग दूँ तो टर्म इंटरनेशनलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच अ कंपनीज गोज थ्रू when it plans to expand its operations beyond the national boundaries and tapping the worldwide market.
अब कई सारी थ्योरीज होती हैं वैसे, पर जैसे इंटरनेशनलाइजेशन भी एक स्टेजेस में जाता है। तो पहला स्टेज जो होता है वो है डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी में क्या होता है, अब जब इन दिस स्टेज एक कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि वो नई नई सेटअप हुई है, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी है, उसके पास चीज़ें कम हैं, उसके पास नॉलेज कम है, अभी तो उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसका मतलब उसके पास सही टाइम नहीं है अभी अपना बाहर बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, राइट टाइम नहीं है कि फ़ॉरेन में जाके वो एकदम बिजनेस सेटअप कर ले। पहले वो अपना डोमेस्टिक बिजनेस संभाले, उसमें वहाँ पे प्रॉफिट गेन करने लगे, इसका मतलब वो है। तो डोमेस्टिक कंपनी में वो भी अपना स्टार्ट कर चुकी है अपना बिजनेस, तो डोमेस्टिक एरिया में ही अपने आप को संभाले। नेक्स्ट स्टेप है इंटरनेशनल कंपनी। तो इंटरनेशनल कंपनी में क्या है, अब वो कंपनी अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है, धीरे धीरे अपना बिजनेस सेटअप कर चुकी है, एक्सपीरियंस गेन कर चुकी है थोड़ा थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम। अब वो ऑप्शन उसके पास है कि वो जाके फॉरेन मार्केट को एक्सप्लोर करे कि वहाँ पे उसका प्रोडक्ट जो है वो जो बेचना चाह रहा है वो चलेगा भी या नहीं। तो अब वो फॉरेन मार्केट में जाके देख सकता है, पर उसको एक चीज़ करनी होगी, वो अपना स्ट्रैटेजी जो अभी डोमेस्टिक मार्केट के लिए चला रहा है, अगर वही स्ट्रैटेजी वो फॉरेन मार्केट में भी यूज़ कर सकता है, सेम स्ट्रैटेजी, उसे इंटरनेशनल कंपनी कहेंगे, क्योंकि वो सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है, उसको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने पड़ रहे, तो उसे हम इंटरनेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आता है मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बात करें, तो मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, अब कंपनी जो होती है नेक्स्ट स्टेज मतलब थर्ड स्टेज में मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कंपनी अपने आप को मॉडिफाई करेगी, थोड़े थोड़े मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बदलेगी, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजीज बदलेगी इन्वायरमेंट को अपना फॉरेन कंट्री के हिसाब से। इससे क्या होगा, हमारा जो अब कंपनी जो है वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी जो वहाँ के लोकल मार्केट, जो फॉरेन मार्केट एरिया है उसके लोकल कस्टमर्स को उसके हिसाब से होंगे, उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से अब वो कंपनी बनाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए वहाँ जाके अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकती है, यहाँ से भी अपना ऑपरेट कर सकती है, मतलब अपने प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करे और वहाँ बेच दिए बेचने के लिए, तो वो भी कर सकती है। उस स्टेज को हम मल्टीनेशनल कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेज आती है मल्टीनेशनल कंपनी की। एट दिस स्टेज अब कंपनी जो है एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहाँ पे वो देखती है जो ग्लोबल मार्केट है ना, और उसकी जो स्ट्रैटेजीज है वो कुछ कुछ सिमिलर है फॉरेन मार्केट से, और वो एक इस्टेब्लिश हो चुका है एज अ ग्लोबल ब्रांड है, वो एक अपनी कंपनी डोमेस्टिक एरिया में नहीं, अब वो दुनिया भर में फेमस हो चुका है। तो वो अब क्या कर सकता है, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज अपनी बना सकता है, और यही नहीं उसके इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बेनिफिट्स भी रीप कर सकता है। और जो ग्लोबल कंपनी है उसको थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, ऑपरेशंस का भी ध्यान रखना होता है जो वो बाहर कर रही है, तो वो अपना हेडक्वार्टर भी बाहर के देशों में अपने बाहर का देशों के लिए भी सेटअप कर सकती है, अपने होम कंट्री में से हेडक्वार्टर सेट कर दिया और बाहर के देशों में अपना ऑपरेशन कर लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। उस स्टेज को हम ट्रांजैक्शनल स्टेज कहते हैं, ट्रांजैक्शनल कंपनी वाले, या फिर ना उसको ग्लोबल कंपनी भी कह सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आई होप, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा, इससे मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन रहेगा। और अगर आपको यही नहीं अपने दोस्तों का भी बेनिफिट कराइए, उन्हें ये शेयर करिए। तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर आपको पसंद भी आई हो, अच्छी भी लगी हो, तब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।